वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इस वीडियो सीरीज़ में हम यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है और आज का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एचसीएस जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड इनको ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया। डिस्कस, भारत के लिए G20 की जो अध्यक्षता है इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करनी है। आपको पता है कि G20 का अध्यक्ष है फिलहाल भारत 1 वर्ष के पूरे टेन्योर के लिए। तो इंट्रोडक्शन में ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, हम थोड़ा सा G20 के बारे में बताएंगे। मेन बॉडी पार्ट में हम उसका सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि G20 20 देशों का समूह है। ये एक अंतर सरकारी मंच है, यानी कि एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें बेसिकली 19 देश हैं और एक जो संघ है यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे कि हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन, सतत विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ये काम करता है। यही इंग्लिश में लिखे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और 2009 में इसे राज्य या फिर शासनाध्यक्ष जो है उनके स्तर पर अद्यतित किया गया था, यानी कि अपग्रेड कर दिया गया था इसको। पहले केवल ये मिनिस्टर्स तक सीमित था और उसके बाद 2009 में जो कंट्रीज़ के सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, तो उस लेवल के समिट में इसको अपग्रेड कर दिया गया था। तो फिर इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स और देख लेते हैं। ये जो समूह है ये दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है और ये सकल विश्व उत्पाद यानी कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का लगभग 80% है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%। वैश्विक आबादी जो है यहाँ पर 2/3 वैश्विक आबादी रहती है और दुनिया की भूमि क्षेत्र का 60%। देखिए ये थोड़े से फैक्ट्स हैं लेकिन अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको आंसर लिखने में काम आएंगे। उसके बाद भारत ने पिछले साल दिसंबर में G20 की अध्यक्षता को संभाला था, स्टार्ट किया था और ये 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। पूरे 1 वर्ष का भारत का प्रेसिडेंसी का टेन्योर है। तो ये हमने थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर ली है। अब हमको सिग्निफिकेंस बताना है, यानी कि महत्व बताना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला महत्व क्या हो जाएगा कि भारत को इसकी अध्यक्षता एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर प्राप्त हुई है जब दुनिया सामूहिक रूप से महामारी और वर्तमान में जो जारी है रूस यूक्रेन युद्ध, इसके जो परिणाम रहे हैं उससे उबर रहा है। पैंडेमिक भी आया था, उसके जैसे परिणाम रहे हैं उससे उबर रहा है और साथ में रूस और यूक्रेन का जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, ऐसे समय पर भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। तो ये काफ़ी क्रूशियल समय है जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आगे क्या है, भारत का जो अध्यक्ष पद है ये इंडोनेशिया और ब्राज़ील, आपको पता है अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे तो ये दोनों ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, यानी कि जो साउथ में कंट्रीज लोकेटेड है उसकी, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा रहे हैं ये दोनों कंट्रीज। और एक चीज़ और सुन लीजिए, तिकड़ी यानी कि ट्रायोका कहा जाता है इसको, ठीक है। ट्रायोका नहीं, ट्रोयका, यानी कि जिन 3 कंट्रीज़ की प्रेसिडेंसी लगातार रही है। तो भारत से पहले इंडोनेशिया की रही है, फिर इंडिया की रही है, फिर ब्राज़ील की रही है। तो ये तीनों जो नेशंस हैं ये ग्लोबल साउथ को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। इसलिए हमारे पास इन
समस्याओं के समाधान के अवसर हैं जो ग्लोबल साउथ के विकास को बाधित करते हैं। यानी कि ग्लोबल साउथ को कहा जाता है कंपैरेटिवली ये पीछे है जो अन्य नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं। तो इनके जो भी इश्यूज़ हैं इसको एड्रेस करने का इंडिया के पास एक महत्वपूर्ण मौका है, जिसको यूटिलाइज कर कर ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज़ हैं वो आगे रखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? बाकी दुनिया भी भारत की अध्यक्षता को रूस और यूक्रेन के बीच शांति सुनिश्चित करने का एक मंच मानने लगी है। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। ठीक है, और इंडिया ने कहा है कि हम किसी का भी साथ नहीं देते हैं और हम पीस को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर पीस स्टैब्लिश हो। और कई बार जब वोटिंग हुई है तो इंडिया ने रूस के खिलाफ वोटिंग ना कर कर एब्सेंट रहना ज़्यादा उचित समझा। ठीक है, तो दुनिया भी ये उम्मीद लगाए है भारत से कि भारत शायद कुछ पीसफुल समझौता दोनों देशों के बीच में करवा सके। राइट, उसके बाद ये जो अध्यक्षता है ये आपदा प्रबंधन की दिशा में कुछ कड़े कदम उठाने में भी सहायक हो सकती है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में। उसके बाद क्या पॉइंट्स हैं? इससे भविष्य की जो महामारियां हैं उनके रोकथाम के उद्देश्य से वैश्विक शासन के सुदृढ़ीकरण में मदद मिल सकती है। आपको पता है कि WHO ने भी कहा है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे पैंडेमिक्स हमें और देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे समय में भी भारत क्या कर सकता है? एक ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रेंथन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। और भारत ने कोविन और NDHM यानी कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सहित अपनी कई सारी डिजिटल स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना को अन्य देशों के साथ साझा कर सकता है इसके माध्यम से, और उनकी क्षमता निर्माण में सहायता कर सकता है। जैसे भारत ने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वैसे अन्य कंट्रीज़ की भी सहायता कर सकता है। और क्या पॉइंट्स हैं? जो विकासशील देश हैं, लघुद्वीपीय विकासशील देश है, निम्न विकसित देश है यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, तो इन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको संबोधित कर सकता है भारत, और जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो आपको पता है ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनकी जो समस्याएं हैं इनको एक अग्रणी राज्य की तरह, एक अगुवा की तरह भारत G20 के मंच पे आगे रख सकता है। और कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस, जो जलवायु परिवर्तन की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका काफ़ी ज़्यादा जो लैंड पोर्शन है वो सबमर्ज हो सकता है अगर ओशन लेवल, सी लेवल ऐसे बढ़ता है, पानी का जो स्तर है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। ठीक है, जबकि क्लाइमेट चेंज के लिए वो देश इतने ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन तब भी परिणाम इनको झेलना पड़ रहा है। तो इनके हितों की बात भी भारत अपने माध्यम से कर सकता है, G20 के प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत और यूरोप G20 का उपयोग कर सकते हैं आपसी सहयोग और सफल उत्तर दक्षिण सहयोग के लिए एक मंच के रूप में। तो G20 के माध्यम से भारत ये भी कर सकता है कि यूरोप के साथ अपनी जो कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट जो पूछा गया था वो सारे हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करने चाहिए तो अपनी तरफ से आप कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर मैं देखकर बताने का प्रयास करूँगी कि वो यहाँ पर सही है या नहीं। राइट, तो ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा? तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि वर्तमान में जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं और जो इकोनॉमिक सिचुएशन एक चैलेंज पोज कर रही है, ऐसे समय में भारत को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक संतुलन बनाकर चले। ठीक है, एक डेलिकेट बैलेंस स्थापित करे भारत ईस्ट और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और साउथ कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। तो कुल मिलाकर एक जियोपॉलिटिकल जो टर्मोइल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम रिसेशन जैसी समस्याएं भी देख रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी भी ध्वस्त हो रही है, और साथ में जो तनाव देखने को मिल रहा है देशों के बीच में, रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत एक बैलेंस्ड रुख अपनाए और देशों के बीच में सद्भाव को बढ़ावा दे। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिख रखा है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार वर्तमान भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक स्थिति भारत के लिए एक चुनौती है, और इसलिए इसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण संघर्षों से निपटने के लिए एक नाजुक संतुलन स्थापित करना होगा। भारत को किसी भी पक्ष में, किसी भी साइड में अपना वो नहीं दिखाना होगा, एक न्यूट्रल स्टैंड लेना होगा, किसी का भी साथ ना देकर एक न्यूट्रल स्टैंड, एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करते हुए अपनी प्रेसिडेंसी को बेहतर ढंग से यूटिलाइज करने का प्रयास करना होगा।
राइट। तो इस तरह से हम एक बैलेंस्ड अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इन केस ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।